हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप सरकार आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग अभी 6 क्लास का SCERT पढ़ रहे थे, बिहार सरकार की किताबें। SCERT में अभी हम लोग 6 क्लास का ज्योग्राफी कर रहे हैं और हमने आपको कहा था कि यदि आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, जैसे में सब्जेक्ट कम्बिनेशन में यदि आपने ज्योग्राफी रखा है या आपके PRT में जो 20 प्रश्न पूछे जाते हैं ज्योग्राफी से, है ना, उस ज्योग्राफी से 20 का 20 प्रश्न जो है इसी किताब से पूछा जाता है। अगर 6 क्लास 7th क्लास 8th 9th 10th ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 10th क्लास तक ही अगर आप पढ़ लेते हैं, बिहार सरकार की जो किताबें हैं या NCERT की किताबें पढ़ लेते हैं, तो आपका 20 में 20 प्रश्न जो है ज्योग्राफी से आराम से आपको बन जाएगा। हम SCERT की बात इसलिए करते हैं कि अधिकतर जो प्रश्न है बिहार के संदर्भ में पूछता है तो NCERT से नहीं बल्कि SCERT से बनता है, जो हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने पहला अध्याय कंप्लीट किया था, आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा अध्याय, पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ। पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ। सबसे पहले पढ़ने से पहले अच्छा रहेगा कि हम लोग कुछ बिंदुओं को समझें। कुछ बिंदु को हम लोग समझते हैं ताकि आपको बेनिफिट होगा। जैसे पृथ्वी की गतियाँ, तो पृथ्वी की गतियाँ 2 प्रकार की होती हैं, है ना। बहुत कॉमन चीज़ें हैं, बहुत यहाँ से प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। जो सारे लोग जिन प्रश्नों को सही करते हैं उन प्रश्नों को आप गलत मत करिए। जो कॉमन प्रश्न, जो साधारण प्रश्न होते हैं जहाँ से सारे विद्यार्थी उन प्रश्नों को सही कर दें, अगर वही प्रश्न एग्जाम हॉल में आप गलत कर देते हैं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा कठिन प्रश्न अगर हो, अगर आपसे गलती हो जाता है तो चलो ठीक है, सारे लोग गलती किए होंगे, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ना, कि गलती आप ना करें। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा चीज़ों को समझते हैं। पृथ्वी की गतियाँ 2 प्रकार की होती है। पृथ्वी की जो गतियाँ हैं या पृथ्वी की जो गतियाँ हैं वह गतियाँ 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की कौन कौन गतियाँ हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कौन कौन की गतियाँ हैं। पहला, जिसको हम लोग घूर्णन गति कहते हैं, पहला जिसको हम लोग घूर्णन गति कहते हैं, घूर्णन गति, और इसी को हम लोग परिभ्रमण गति भी कहते हैं। परिभ्रमण गति, दैनिक गति, सबका एक ही नाम है। ये पहली घटना है और पहली ये गतियां हैं। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि किन घटना के कारण, किन गतियों के कारण दिन रात होता है, किन घटना के कारण, किन गति के कारण, है ना, ऋतु में परिवर्तन देखा जाता है। पहला जो गति होगा वह घूर्णन गति कहते हैं हम लोग। इसी को हम लोग परिभ्रमण गति कहते हैं, परिभ्रमण गति कहते हैं, है ना। और इसी को हम लोग दैनिक गति भी कहते हैं, यानी कि इसे हम लोग दैनिक गति के नाम से भी जानते हैं। दैनिक गति के नाम से भी हम लोग जानते हैं, यानी कि परिभ्रमण, दैनिक गति और घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होता है। दिन, है ना, दिन और रात की घटना घटती है, ठीक है। तो पहला ये हो जाएगा, यानी कि पृथ्वी की गतियाँ में पहला जो गति है जिसको हम लोग घूर्णन गति कहते हैं, परिभ्रमण गति कहते हैं, है ना, दैनिक गति कहते हैं। पूछा जाता है कि दिन रात का जो घटना घटता है ना, दिन रात किस गति के कारण होता है, तो दिन रात की जो घटना घटती है वह घूर्णन गति के कारण होता है, परिभ्रमण गति के कारण होता है, दैनिक गति के कारण होता है। और दूसरा जो घटना है वह घटना है परिक्रमण गति कहते हैं हम लोग, जिसको हम लोग परिक्रमण गति कहते हैं, है ना। परिक्रमण गति कहते हैं और इसी को हम लोग वार्षिक गति के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम लोग वार्षिक गति के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और इस घटना के कारण ऋतु में परिवर्तन होता है, ऋतुएं परिवर्तित होती हैं, यानी कि ऋतु, है ना, ऋतु में परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन है परिक्रमण के कारण, वार्षिक गति के कारण होता है, ठीक है। अब हम लोग ये समझेंगे कि घूर्णन गति कहते किसको है। यह घूर्णन गति हम लोग किसको कहते हैं,
है ना। घूर्णन गति किसको कहते हैं? तो ये देखिए घूर्णन गति, है ना, घूर्णन गति यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, किसके समान? लट्टू के समान। इसी घटना को हम लोग घूर्णन गति कहते हैं। यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी लिख भी देते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, पूरब की ओर घूमती है, लट्टू के समान। इसी घटना को हम लोग घूर्णन गति कहते हैं। इसी घटना को हम लोग परिभ्रमण गति कहते हैं और इसी घटना को हम लोग, है ना, दैनिक गति भी कहते हैं। दैनिक गति कहते हैं। अगर आपके पास किताब होगा SCERT का तो अध्याय दूसरा पढ़िएगा, बहुत बढ़िया तरीके से दिया है, समझा के दिया हुआ है ना। दूसरा हम लोग बात करते हैं, दूसरा वार्षिक गति किसे कहते हैं, है ना। दूसरा हो जाएगा वार्षिक गति किसे कहते हैं? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ, है ना, इसको याद रखिएगा, घूमने के साथ सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग पर चक्कर लगाता है। यानी कि सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग पर 365 दिन और 6 घंटे में एक चक्कर पूरा करता हो, इसी घटना को हम लोग वार्षिक गति कहते हैं, है ना। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? वार्षिक गति कहते हैं, जिसके कारण ऋतुएं परिवर्तित होती है। यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग पर 365 दिन 6 घंटे में एक चक्कर लगाती है। इसी घटना को हम लोग वार्षिक गति कहते हैं, जिसके कारण, है ना, ऋतु परिवर्तित होती है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट कुछ और भी बिंदु पे हम लोग ध्यान देते हैं। जैसे हम पूछा जाता है आपसे, उपसौर किसको कहते हैं? उपसौर किसे कहा जाता है? उपसौर, है ना, उपसौर किसे कहते हैं? जैसे यहां पर देखिए, जैसे मानते हैं कि ये हो गया आपका सन, ये हो गया आपका सूर्य और ये हो गया आपका, है ना, पृथ्वी। ये आपका सूर्य हो गया और ये आपका पृथ्वी हो गया। और पूछता है कि उपसौर किसे कहते हैं? यानी कि पृथ्वी जब सूर्य से सबसे निकटतम स्थिति में आ जाए, उस घटना को हम लोग उपसौर कहते हैं। यानी कि सूर्य जो है ना, यानी कि कह सकते हैं पृथ्वी सूर्य से निकटतम स्थिति में है, पृथ्वी सूर्य से निकटतम स्थिति में हो, इस घटना को हम लोग उपसौर कहते हैं। और यह घटना 3 जनवरी को दिखाई देता है। कब? 3 जनवरी को। 3 जनवरी को यह घटना दिखाई देता है। यानी कि पृथ्वी सूर्य से बहुत ही नज़दीक हो, उस घटना को हम लोग उपसौर कहते हैं। और यह घटना हमेशा 3 जनवरी को दिखाई देता है, ठीक है। उसी तरीके से एक और भी है पॉइंट, जिसको हम लोग ऑफशोर कहते हैं। ऑफशोर, है ना, क्या है? ऑफशोर। तो देखिए उपसौर में आपने क्या देखा? पृथ्वी सूर्य के निकटतम, है ना, स्थिति में है। तो ऑफशोर में ये देखेंगे कि पृथ्वी जो है सूर्य से अधिकतम दूरी पर हो। जब पृथ्वी सूर्य से, है ना,
अधिकतम दूरी पर हो, अधिकतम दूरी पर हो तो इस घटना को हम लोग ऑफशोर कहते हैं, ऑफशोर। और यह घटना हमेशा 4 जुलाई को ही होता है, हमेशा 4 जुलाई को ही होता है ना। कौन सा? ऑफशोर की घटना। ये ऑफशोर की जो घटना है हमेशा 4 जुलाई को ही होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा किताब पर आइए, किताब पर हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, अब आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी, है ना। चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं, कहता है यहाँ पर 21 मार्च और 23 सितंबर को समदिवा रात्रि होते हैं, यानी कि दिन और रात क्या है? बराबर होते हैं। ठीक है, कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को समदिवा रात्रि होते हैं, यानी कि दिन और रात क्या है? बराबर होते हैं। अच्छा, इसको भी समझ लीजिए, है ना, इसको भी समझिए थोड़ा। जैसे यहाँ पर देखिए, ये हो गया आपका शन हो जाएगा, है ना, ये शन हो गया आपका। ठीक है, और ये आपका अर्थ हो जाता है। ठीक, और इसी को ले लीजिए 0 डिग्री अक्षांश, जिसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, है ना, जिसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, जिसको हम लोग इक्वेटर भी कहते हैं और 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। और यहाँ पर हम लोग लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 23.5 डिग्री, यानी कि 23.5 डिग्री जो अक्षांश है, जिसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, है ना। और इसी इक्वेटर के बिल्कुल साउथ में ही 23.5 डिग्री जो है, 23.5 डिग्री, इससे हम लोग मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग मकर रेखा कहते हैं। अब यहां पर समझिए, जब ये सूर्य, है ना, जब ये सूर्य, यानी कि सूर्य की जो किरणें है विषुवत रेखा पर 2 बार लंबवत दिखाई देता है, 2 बार लंबवत। कब? तो यहाँ पर देखिए मार्च में, है ना, मार्च यानी कि 21 मार्च, ठीक है, और 23 सितंबर। और यहीं पे कब? 23 सितंबर को दिन और रात क्या है? बराबर होता है। जब सूर्य उत्तरायण होगा, यानी कि सूर्य जो है जब उत्तरायण होगा, है ना, तो सूर्य जब उत्तरायण होगा तो उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का, 6 माह का दिन होगा, 6 माह का दिन होगा। और दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह का, है ना, यहाँ पे 6 माह का क्या होगा? 6 माह का रात होगा। कर्ण कुंभ वाला कहानी आप लोग सुने होंगे, कर्ण कुंभ, है ना। तो ये 6 महीना सोता है और 6 महीना जगता है, यही वाली कॉन्सेप्ट है ना। तो सूर्य जब उत्तरायण होता है, यहाँ पर सूर्य जब उत्तरायण होगा तो यहाँ पर देखिएगा 21 मार्च का अगर दिन है ना, तो 21 मार्च के बाद क्या हो जाएगा? यानी कि मार्च, मई, अप्रैल, मई, जून, यानी कि यहाँ पर यह जून में, है ना, जून, यानी कि 21 जून को दिन क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। 21 जून को दिन क्या होगा? बड़ा हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे मार्च, अप्रैल, मई, जून, 3 महीना उसको जाने में और 3 महीना आने में, 6 महीना। जैसे ये जून देखेंगे हम लोग तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर ये लंबवत चमकता है, दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद ये फिर से है ना विषुवत रेखा पर ये आएगा सूर्य की किरणें, यानी कि यहाँ पे जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। सितंबर में यहाँ पर फिर से सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती है। इस तरीके से 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्वेटर पर दिन और रात क्या है? बराबर होता है। फिर वैसे ही जैसे सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि दिसंबर में यानी कि सूर्य जो है यह दक्षिणायन होगा। जब ये दक्षिणायन होगा तो 6 महीने का दिन दक्षिणी ध्रुव पे होगा और 6 महीने का रात है ना, उत्तरी ध्रुव पे हो जाएगा। ठीक है, यही प्रश्न आपसे कह रहा था, यही चीज़ें आपको यहाँ पर समझा रहा था। ठीक है, यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को समदिवा रात्रि होते हैं, दिन और रात क्या है? बराबर होते हैं। पूछा गया सवाल है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री, है ना, 23.5 डिग्री क्या है? झुका हुआ है।
पृथ्वी की गति है ना, पृथ्वी अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब घूमती है, ये सवाल भी पूछा हुआ है। तो पृथ्वी जो गति करती है वह पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है ना, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। इंपॉर्टेंट है, बहुत समान प्रश्न पूछे जाते हैं आपके बिहार शिक्षक भर्ती के एग्जाम में, बस चीज़ों को समझ समझ के पढ़ते चलिए, ठीक है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं, है ना, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, इसी को हम लोग दैनिक गति कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिभ्रमण गति भी कहते हैं। तो ये तीनों जो टर्म है, तीनों टर्म को याद रखिएगा, है ना। जैसे घूर्णन गति हो गया, उसके बाद क्या है परिभ्रमण गति, परिभ्रमण गति, है ना, उसके बाद ये है दैनिक गति। ये तीनों को याद रखिए, हो सकता है कभी ये पूछ दे कभी ये पूछ दे, है ना, तो गड़बड़ ना हो। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं, कई बार पूछा गया सवाल है, बहुत ही बीबीआई है। पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण ऋतु, है ना, ये परिभ्रमण यहाँ पे नहीं होगा, ये परिक्रमण हो जाएगा, है ना, परिक्रमण हो जाता है, जिसके कारण ऋतु क्या होती है, परिवर्तित होती है, परिवर्तन करता है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे और रातें छोटी होती है। ये पॉइंट को याद रखिएगा, एकदम स्टार लगा लीजिए। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे और रातें छोटी होती है ना। क्या कह रहा है, यही चीज़ें हम लोग समझा रहे थे, ठीक। यहाँ पर मार्च अप्रैल मई जून, 21 जून को कहाँ पे, तो उत्तरी गोलार्ध में। यह 0 डिग्री अक्षांश जो है इस गोलार्ध को दो भागों में बांटता है, एक हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध और दूसरा हो जाता है दक्षिणी गोलार्ध। यानी कि 0 डिग्री से इक्वेटर से विषुवत रेखा से जब हम लोग उत्तर की तरफ ये पूरा जो आधा गोला देख रहे हैं, इसी को हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और 0 डिग्री अक्षांश के दक्षिण में जो भी हम देख रहे हैं, यह सारा का सारा जो क्षेत्र है यह दक्षिणी गोलार्ध में है, ये दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात रहती है। 22 दिसंबर को है ना, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और रातें छोटी होती है। कब, 22 दिसंबर को, डेट याद रखिएगा, है ना। कहाँ पूछ रहा है, तो ये कहता है कि दक्षिणी गोलार्ध में, अभी हम लोग पढ़े थे, यही कहता है दक्षिणी गोलार्ध में, है ना। जैसे ये हो गया और ये इक्वेटर हो जाएगा, इक्वेटर से साउथ का जो जितना एरिया है ये क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। यही पूछता है कब, 22 दिसंबर को, यानी कि इस मकर रेखा पर 23.5 डिग्री दक्षिण, 23.5 डिग्री दक्षिण को हम लोग क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। यानी कि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, है ना, और रातें क्या है, छोटी होती है, रातें छोटी होती है। डेट याद रखिएगा, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और रातें छोटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट, उष्ण कटिबंध की पेटी में सालों भर गर्मी पड़ता है। उष्ण कटिबंध के पेटी में सालों भर गर्मी पड़ता है और उष्ण कटिबंध की अपेक्षा कम गर्मी पड़ती है, उसी को हम लोग शीतोष्ण कटिबंध की पेटी कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंध की पेटी हम लोग कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। साल भर बर्फ जमी रहती है, इसे शीत कटिबंध पेटी कहा जाता है। जैसे इसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, है ना। जैसे ये देखिए, ये 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश जिसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, इक्वेटर भी कहा जाता है। और यहाँ पर दिन रात जब बराबर होगा तो टेम्परेचर जो है, यह टेम्परेचर क्या होगा, है ना, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे आप लीजिए 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री यानी कि 23.5 डिग्री जो है यह कर्क रेखा हो जाता है। क्या, कर्क रेखा हो जाएगा। यानी कि ये जो हम लोग क्षेत्र देख रहे हैं, ये क्षेत्र क्या हो, उष्ण कटिबंध में आता है। यह क्षेत्र उष्ण कटिबंध में है ना। और उष्ण कटिबंध के बाद यहाँ हम लोग 66 डिग्री हम लोग देख रहे हैं, 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में
ये हो जाएगा शीत कटिबंध, या एक बर्फ की बहुत मोटी परत जमी हुई है यहाँ पे, ठीक है, मोटी परत जमी हुई है। यानी कि 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री के बीच में दोनों का, यानी कि सबसे ज़्यादा गर्मी और सबसे ज़्यादा ठंडी, दोनों का मिलता जुलता स्वरूप हमें यहाँ पर दिखाई देगा। इसलिए हम लोग, है ना, शीतोष्ण कटिबंध इसको कहते हैं, इसी, है ना, इसको हम लोग शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। जैसे उष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध दोनों का मिला जुला जो स्वरूप है 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री के मध्य में दिखाई देता है, ठीक है। यही प्रश्न आपसे पूछ रहा था। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं पृथ्वी का आकार चंद्रमा से क्या है, बड़ी है। चांद पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, और ये अपोलो 11 से गए हुए थे। और अपोलो 11 कहाँ का है, ये प्लेन जो था यूएसए के था। तो उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या कह रहे हैं, अक्ष कह रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा आपका पृथ्वी की परिमंडल। पृथ्वी की परिमंडल है अध्याय तीसरा। अध्याय तीसरा जो है ये पृथ्वी का क्या है, परिमंडल हो जाता है। बहुत बढ़िया तरीके से दिया हुआ है, और बहुत ऐसा भी नहीं है। बीपीएससी के एग्ज़ाम में आप देखिएगा, विगत जितना भी एग्ज़ाम हुआ है, री एग्ज़ाम भी हुआ है, उन सारे प्रश्नों को एक बार उठा के देखिए। पीआरटी में तो एक प्रश्न भी नहीं छूटेगा अगर आप एससीईआरटी की किताब पढ़ लेते हैं तो। एससीईआरटी को बढ़िया से अगर पढ़ लीजिए, थोड़ा सा समझ अगर है आपके पास, छठा से लेकर के 10th क्लास तक, और ये भी समझिए कि क्या क्या पढ़ना है, सब नहीं पढ़ना होता है। पीआरटी में अगर देखिए तो सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है और बिहार का ज्योग्राफी, यानी कि बिहार के संदर्भ में अगर आप स्टडी कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सारे के सारे जो प्रश्न हैं यहाँ से जो पूछे जाएंगे आपसे बन जाएगा। तो चलिए हम लोग अभी अध्याय तीसरा देखते हैं। तीसरा अध्याय में पृथ्वी की परिमंडल की बात किया गया है। यहाँ पर पृथ्वी की परिमंडल की चर्चा की गई है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या है पृथ्वी का परिमंडल। पृथ्वी का परिमंडल, है ना। देखिए पृथ्वी का परिमंडल मुख्यतः अगर हम लोग देखें तो ये 4 प्रकार का होता है ना। पृथ्वी का जो परिमंडल है मुख्यतः यह 4 प्रकार का होता है। कौन कौन है, तो देखिए एक को हम लोग स्थल मंडल कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं, है ना। एक को हम लोग क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के ठोस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। ऐसे समझिए, पृथ्वी के ठोस भाग को, पृथ्वी के ठोस भाग को, है ना, ठोस भाग को क्या कहा जाता है, स्थल मंडल कहा जाता है, ठीक है। और स्थल मंडल के बाद जो दूसरा मंडल है वह दूसरा मंडल हो जाएगा आपका जल मंडल। दूसरा है जल मंडल, यानी कि यहाँ पर क्या है, पृथ्वी पर जल का बहुत ज़्यादा विस्तार है। 71% भाग में जल है और 29% भाग में क्या है, अर्थ है। यानी कि जल मंडल, यानी कि जल का विस्तार यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलेगा, जल का विस्तार बहुत ज़्यादा है, और इसी भाग को हम लोग जलमंडल कहते हैं। वायुमंडल, वायुमंडल यानी कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण है, गैसों का एक मोटी परत है। कहे तो 1600 किलोमीटर में 1600 किलोमीटर का एक गैसों का एक बहुत मोटी परत है। इसी परत को हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। यानी कि चारों ओर गैसों का परत है, गैसों का परत है, और इसी परत को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। और चौथा जो आपका हो जाएगा, ये चौथा आपका जीवमंडल है। जीवमंडल यानी कि जहाँ जीवन क्या है, मौजूद है, जहाँ जीवन मौजूद है उसको हम लोग जीवमंडल कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीवमंडल कहते हैं। जहाँ पर जीवन क्या है, मौजूद है, इसी को हम लोग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आइए हम लोग किताब के बारे में बात करते हैं, किताब में क्या दिया हुआ है। चलिए कहता है यहाँ पे
कहता है यहाँ पे कि पृथ्वी के परिमंडल और परिमंडल मुख्यतः 4 प्रकार की चर्चा हम लोगों ने किया। और यहाँ पे कहता है महासागरों की संख्या कितना है, 5 है। 5 महासागर की चर्चा यहाँ पर मिलता है। कौन कौन महासागर हैं, तो यहाँ पर देखिए ये कहता है प्रशांत महासागर हो जाएगा, अटलांटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर है, हिंद महासागर है और अंटार्कटिक महासागर हो जाएगा। जैसे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं, चलिए सबसे बड़ा महासागर है ना, सबसे बड़ा महासागर, ये सबसे बड़ा महासागर आपका हो जाएगा है ना, जिसको हम लोग पैसिफिक ओशन कहते हैं। ये प्रशांत महासागर है आपका। ये जो हम लोग क्षेत्र देख रहे हैं ये है आपका प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा एरिया। यानी कि सबसे बड़ा महासागर कौन है, तो ये प्रशांत महासागर है। और दूसरा जो अटलांटिक महासागर का चर्चा हम लोग कर रहे थे, यही है आपका अटलांटिक महासागर। पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा महासागर है जो इस प्रकार का है ना, देख लिए यही इस प्रकार का है। कौन सा महासागर, तो ये है अटलांटिक महासागर है ना, ये आपका अटलांटिक महासागर हो जाएगा। और सबसे बड़ा जो महासागर है वह आपका प्रशांत महासागर हो जाएगा। ये आपका है प्रशांत महासागर। और ये जो इस आकार का हम लोग देख रहे हैं इसी को हम लोग अटलांटिक महासागर बोलते हैं, अटलांटिक महासागर बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ जो हम देख रहे हैं इसे हम लोग हिंद महासागर कहते हैं, इसे हम लोग हिंद महासागर कहते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इसी क्षेत्र को हम लोग अंटार्कटिका महासागर कहते हैं। और ये जो क्षेत्र है ये आर्कटिक महासागर हो जाता है ना, ये आर्कटिक महासागर है। इतने महासागरों की चर्चा किया जा रहा था है ना। उसके बाद एक चीज़ और भी देख लीजिए जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जहाँ से प्रश्न जो है पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए पूछा जा सकता है आपसे यहाँ पे कि महाद्वीपों की संख्या कितना है, तो महाद्वीपों की संख्या भी देख लीजिए है ना। महाद्वीप, तो यहाँ पे 7 महाद्वीप का चर्चा मिलता है हमें। 7 महाद्वीपों में हम लोग देखेंगे सबसे पहले एशिया है ना, ये क्या है, यह जो है हमारा है ना, ये एशिया का एक पार्ट हो जाता है जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। यानी कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा वह एशिया महाद्वीप है ना। और एशिया महाद्वीप के बाद जो दूसरा स्थान है जो आप देख रहे हैं ये अफ्रीका, ये है आपका अफ्रीका हो जाएगा है ना, ये अफ्रीका है। और इसी अफ्रीका से 3 रेखाएं गुजरती हैं। 3 रेखाएं कौन, तो ये देखिए ये हो जाएगा आपका कर्क रेखा, और ये हो जाएगा आपका विषुवत रेखा, और ये हो जाएगा आपका मकर रेखा। यानी कि यहाँ से 3 रेखा गुजरती है, कर्क रेखा है ना, 0 डिग्री अक्षांश यानी कि विषुवत रेखा, और ये हो जाएगा सबसे साउथ में जिसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। ये 3 रेखा यहाँ से गुजरती है। और दूसरा महाद्वीप जो है वो महाद्वीप आपका कौन सा हो जाएगा, यही अफ्रीका महाद्वीप है ना, यही अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा दूसरा। यानी कि दूसरा जो महाद्वीप है आपका कौन है, तो अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं ये हो जाएगा आपका यूरोप का क्षेत्र। यानी कि तीसरा जो महाद्वीप है, तीसरा महाद्वीप हो जाएगा यूरोप, यूरोप महाद्वीप है ना। उसके बाद देखिए नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका ये वाला क्षेत्र है नॉर्थ अमेरिका का, तो ये हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका। और उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं ये हमारा हो जाएगा साउथ अमेरिका है ना, ये हमारा साउथ अमेरिका है। और उसके बाद जो छठा हम लोग देखने जा रहे हैं ये हमारा है ऑस्ट्रेलिया है ना। उसके बाद हमारा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के बाद जो 7वां स्थान है वह अंटार्कटिका का है ना, अंटार्कटिका का हो जाएगा। तो ये है महाद्वीपों की संख्या, महाद्वीप से भी प्रश्न पूछे जाते हैं है ना। अंटार्कटिका जिसको आप ये देख सकते हैं यही है हमारा है ना। तो ये 7 महाद्वीप हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, जिसके बारे में पूछा जा रहा था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे। यहाँ पर कहता है कि तालाब, आहर, झील, सागर, महासागर सम्मिलित रूप से, इसी को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, जलमंडल कहते हैं। और पृथ्वी पर जल कितने % में है, तो यहाँ पर देखिए 71% में जल है
71% में एक बहुत बड़ा क्या है भाग हो रहा है। 71% में जल की मात्रा है। यानी कि वर्ष 1984 में भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री, पूछा जाता है भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बने तो ये हो जाएंगे राकेश शर्मा। राकेश शर्मा बने कब? 1984 में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री। और इन्होंने फ़ोन से पूछा था कि ऊपर से, है ना, जब हम पृथ्वी को देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है? तो इन्होंने कहा था कि नीला दिखाई देता है जल की अधिकता के कारण। पृथ्वी का वह ऊपरी ठोस भाग जिससे मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़, मैदान इत्यादि सम्मिलित हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल यानी कि पृथ्वी का ठोस भाग जिसमें, है ना, मिट्टी, पत्थर, कंकड़, मैदान इत्यादि सम्मिलित हो, उसको स्थल मंडल कहते हैं। और स्थल संधि किसको कहते हैं? स्थल संधि किसको कहते हैं? तो स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थल खंडों को एक दूसरे से क्या करता है? जोड़ता है है ना, क्या करता है? एक दूसरे से क्या करता है? जोड़ता है। उसको हम लोग स्थल संधि कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्थल संधि कहते हैं। यानी कि स्थल का एक संकरा पतला जो भाग है जो दो बड़े स्थल खंडों को क्या करता है? एक साथ जोड़ने का काम करता है, उसको हम लोग स्थल संधि कहते हैं। जल संधि किसको कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए, जल संधि यानी कि पानी का संकरा भाग जो दो बड़ी जल राशि जैसे समुद्र तथा महासागर को एक दूसरे से जोड़ता है, उसको जल डमरू मध्य भी कहते हैं। जैसे पाक जल डमरू मध्य, है ना, जैसे पाक जल डमरू मध्य, है ना, जैसे ये देखिए आप लोग, जैसे पाक जल डमरू मध्य जो है, सॉरी, खैर यहाँ पे आइए, यही है, ये आपका हो जाएगा श्रीलंका। और इसी के बीच में, इसी यानी कि श्रीलंका और भारत के बीच में पाक जल संधि है। पाक जल संधि। और यही कह रहा था कि जल संधि किसको कहते हैं? यानी कि जल का एक संकरा भाग जो सागर और महासागर को जोड़ने का काम करता है, उसको हम लोग जल संधि कहते हैं। और यही भारत और श्रीलंका के मध्य में जो जल संधि है, उस जल संधि को हम लोग पाक जल संधि के नाम से जानते हैं। पाक जल संधि, ठीक है, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य में। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम लोग, हवा में उड़ने वाले पक्षी को हम लोग क्या कहते हैं? तो हवा में उड़ने वाले पक्षी को हम लोग नभचर कहते हैं। नभचर कहा जाता है। और वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल के चारों ओर हवा है जो कई 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है, उसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। यानी कि जलीय पौधे की जड़ें या तो पानी में डूबी, भूमि से, या फिर जल में घुली हुई या फिर जल में घुली हुई, है ना, मिट्टी या पोषक तत्वों का उपयोग करती है। जलीय पौधे, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तीनों उपस्थिति रहने पर जीवन क्या है? पनपता है। यानी कि जहाँ पर स्थल मंडल हो, जल मंडल हो, वायुमंडल हो, तीनों उपस्थित हो, वहीं पर जीवन जो है पनपता है, तथा उसी हम लोग जैव मंडल कहते हैं। अरब सागर बंगाल की खाड़ी से पश्चिम दिशा में है ना। अरब सागर क्या कहता है? अरब सागर बंगाल की खाड़ी से पश्चिम दिशा में है, ठीक है। तो यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। एक बार किताबों का स्टडी होते रहना चाहिए। अगर किताबों का स्टडी हो रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। बाकी हम लोग सारा चीज़ को एक बार कंप्लीट करते चलेंगे।
जिससे हमारा SCERT भी कंप्लीट हो जाए। बिहार शिक्षक भर्ती की एग्ज़ाम में इसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगले टॉपिक पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप के साथ हम लोग मिलते हैं।